जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये यूपी पीसीएस के हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है। तो देखा जाए लिखा हुआ है स्वास्थ्य भूगोल जो है हेल्थ जियोग्राफी का अध्ययन केवल बीमारियों के जो भौगोलिक वितरण तक सीमित नहीं है। ये सही बात है कि जो हेल्थ जियोग्राफी है वह केवल बीमारियों के भौगोलिक वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सोशल एवं पर्यावरण परिस्थितियों के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो असर्शन सही है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग, डिजीज या दुर्बलता, इनफॉर्मिटी का अभाव नहीं, बल्कि यह शारीरिक, फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग का एक पूर्ण अवस्था है। तो देखा जाए ये WHO का जो स्वास्थ्य के लिए डिफिनीशन है कि यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का, वो भी यहाँ पे असर्शन भी सही है। अब देखते हैं हम लोग असर्शन को रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो देखा जाए यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हेल्थ जियोग्राफी है ये केवल बीमारियों के भौगोलिक वितरण का तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और पर्यावरण परिस्थितियों के भी प्रभाव पर विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे वाई का आंसर अगर देखा जाए ये दे रहा है, तो ये आंसर क्या हो रहा है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें पिक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो नेशनल हेल्थ मिशन है NHM, स्वास्थ्य सुधार को केवल अस्पतालों एवं चिकित्सीय उपचार तक सीमित मानता है। ठीक है, तो ये देखा जाए स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो है केवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल आ रहा है ना, तो केवल अस्पतालों एवं चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं है। ये आपको पता है कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे बल्कि पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक निर्धारकों पर भी बल दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्वास्थ्य जो भूगोल में आय, इनकम, शिक्षा और रोजगार और जो लिंग, जेंडर, आवास, हाउसिंग, स्वच्छता, सैनिटेशन को स्वास्थ्य के प्रमुख सामाजिक निर्धारक, सोशल डिटर्मिनेंट माना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखा जाए ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी में अस्पताल की दूरी के साथ साथ सड़क परिवहन तथा महिला सुरक्षा भी शामिल होती है। ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, और ये भी एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और यहाँ पे दिया है लॉजिकल सीक्वेंस आपको अरेंज करना है कि रोग नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली जो डिजीज कंट्रोल एंड सर्विलेंस सिस्टम लागू करने का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, इसका सही क्रम हमें बताना है। तो देखा जाए यहाँ पे सही क्रम अगर हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ें, पहला देखा जाए क्षेत्र विशिष्ट एरिया स्पेसिफिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं संदेश तैयार करना, नहीं ये पेज का नहीं है। यहाँ पे देखा जाए सबसे पहला आ जाएगा कि हम पहले क्या करेंगे, इसका आंसर बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मानचित्रण, मैपिंग और एवं स्थानीय आंकड़े, लोकल डाटा का विश्लेषण करना। तो पहला देखा जाए 2 हो जाता है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे पहला 2 आता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, पहला 2 आया। दूसरा देखा जाए यहाँ पे इसके आधार पर रोगी के हॉट स्पॉट की पहचान होता है, इसके आधार पर। तो इसके देखा जाए 2 के बाद आपको यहाँ पे
4 पे जाना है, रोगी का हॉट स्पॉट यानी कि पहचानना। तो दूसरे के बाद फोर्थ आ गया। तो अब दूसरे के बाद फोर्थ देखा जाए, इसमें तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इस तरह से आप फर्स्ट चूज कर सकते हैं। अब देखा जाए, इसके बाद देखा जाए क्षेत्र विशिष्ट एरिया स्पेसिफिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं संदेश तैयार करना। तो ये थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हो जाएगा सही स्थान पर टीकाकरण, वैक्सीनेशन, दवा वितरण, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एवं स्क्रीनिंग लागू करना। तो ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा जो इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, GIS एवं स्थानीय आंकड़ों का विश्लेषण करना। उसके बाद उसके आधार पर रोगों के हॉट स्पॉट की पहचान होती है। फिर क्षेत्र विशिष्ट जो स्वास्थ्य संदेश तैयार किया जाता है। अंत में टीकाकरण, स्क्रीनिंग, दवा वितरण, ये सब कार्यक्रम लागू किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कई चीज़ें हमने डिस्कस किया, जैसे एक WHO का फिजिकल मेंटल वेलबींग से रिलेटेड। दूसरा देखा जाए वास का देखा जाए कभी कभी हमें फुल फॉर्म भी पूछा जाता है वास। ठीक है, अब वास का फुल फॉर्म देखा जाए क्या होता है कि वाटर सैनिटेशन हाइजेनिक। वाटर, W से वाटर हो गया। उसके बाद सैनिटेशन हो गया। इसके बाद देखा जाए हाइजेनिक। ठीक है, ये आपको वास का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके बाद GIS जैसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और NHM आप जानते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। और एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या कंसीडर किया जाता है, दूरी, डिस्टेंस हो गया, सड़कें, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन, और आर्थिक स्थिति और महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। डिजीज हॉट स्पॉट, जहाँ किसी रोग की अधिक घटनाएं होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज हॉट स्पॉट बोलते हैं। एरिया स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन जो होता है, क्षेत्र के समस्या के अनुसार स्वास्थ्य संदेश देना, इस एरिया स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 क्वेश्चन हमने किया और उसका समरी भी हमने यहाँ पे आपके डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, सूखा प्रभावित क्षेत्र में HEO की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन आपसे से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होना चाहिए, पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षित जल संग्रहण। तो ये पहली प्राथमिकता होगा, क्योंकि सूखा क्षेत्र में क्या होता है, जल की कमी, कुपोषण, मतलब कि जल की कमी तो नहीं रहता, मतलब सूखा क्षेत्र में जल की कमी हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र में जल की कमी नहीं रहता, लेकिन ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर की जल की कमी होता है। तो यहाँ पे सूखा के लिए है, सूखा क्षेत्रों में जल की कमी, कुपोषण और स्वच्छता संकट प्रमुख समस्याएं होते हैं। इसलिए पोषण, शिक्षा, सुरक्षित जल संग्रहण और जल संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कदम है यहाँ पे। तो ये B ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है, यानी कि AQI का उपयोगिता किस लिए किया जाता है। अब AQI की उपयोगिता देखा जाए, वायु प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है और बताता है कि वर्तमान वायु गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के लिए कितनी सुरक्षित और कितनी हानिकारक है। और AQI के जो आपको कलर होते हैं वो भी ध्यान में रखना है, हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसको आप कलर आप मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे B आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस मैचिंग टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण जोखिम और संभावित स्वास्थ्य परिणाम जो होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला एक्सट्रीम हीट, यानी कि अत्यधिक गर्मी, मतलब उसमें क्या होता है, हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। तो हीट स्ट्रोक ये सेकंड मैच हो जाएगा, हीट स्ट्रोक, और डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण यहाँ पे हो जाएगा। वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी, तो इसमें ज़्यादातर डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा हो जाता है, COPD, और हृदय रोग से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए जल भराव वाले क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, ये सब जो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं वो सब यहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा रहता है। स्वच्छ जल की कमी, लेक ऑफ सेफ वाटर, तो इसमें डायरिया और
टाइफाइड ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि फ्रेश वाटर नहीं है, उसकी वजह से होता है। यहाँ पे वाटर लैगिंग की वजह से था ये डेंगू और मलेरिया। वाटर लैगिंग होगा तो ये सब जो वेक्टर होते हैं इनका डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, विकास तेज़ी से, तो वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन। अब 7 नंबर के क्वेश्चन देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक से आपको रिलेटेड ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कम्युनिटी मेडिसिन से लेके अलग अलग टॉपिक में, हिस्ट्री पॉलिटी को छोड़ के लगभग सभी आपके टॉपिक में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इकोनॉमी वाले, सोशलॉजी वाले में मिल जाए, सोशल साइकोलॉजी वाले में मिल जाए, साइकोलॉजी वाले में मिल जाएगा, और जीएस वाले पार्ट में भी मिल जाएगा। करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसका देखा जाए मुख्य उद्देश्य, एक बार सुन लीजिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, यानी कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं, सभी नागरिकों तक सार्वभौमिक पहुंच यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना। अब स्वास्थ्य भौगोलिक क्षेत्रीय जो असमानता जैसे रीजनल इनइक्वालिटी है, और स्वास्थ्य जो सेवाओं की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी का अध्ययन करने के नीति निर्माण जो पॉलिसी प्लानिंग में सहायता भी करता है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और भी इसके चीज़ें हैं, हमने कम्युनिटी मेडिसिन में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखा जाए जो ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, सभी आयु वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना। यही क्या है यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो पोषण और स्वास्थ्य यानी कि न्यूट्रिशन हेल्थ का अध्ययन करते समय किन कारकों का महत्वपूर्ण माना जाता है, किन कारकों का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सबसे पहला आते हैं क्षेत्रीय भोजन पद्धति यानी कि रीजनल फूड पैटर्न, ये भी है, सही बात है। दूसरा देखा जाए गरीबी एवं कृषि प्रणाली, पॉवर्टी एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये भी सही बात है। मातृ शिक्षा एवं बाल देखभाल यानी कि मैटरनल एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, ये भी ठीक है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ये भी। तो इसमें देखा जाए जेनेटिक उत्परिवर्तन को छोड़ के देखा जाए जो न्यूट्रिएंट हेल्थ है बाकी सब है, यानी कि रीजनल फूड पैटर्न, अब पॉवर्टी एग्रीकल्चरल सिस्टम, और मैटरनल एजुकेशन हेल्थ मतलब चाइल्ड केयर, ये सब इससे रिलेटेड है। अगर देखा जाए स्वास्थ्य भूगोल मुख्य रूप से निम्न कारकों का अध्ययन करता है, जिसमें क्षेत्रीय भोजन हो गया, पॉवर्टी हो गया, कृषि व्यवस्था हो गया, मातृ शिक्षा हो गया, बाल देखभाल होगा, ये सभी क्या हो, जैसे माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड इससे नहीं है। तो यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन कट कर देते हैं, ये इस ऑप्शन में नहीं सही होगा, बाकी 1 2 3 इसमें सही है। तो विकल्प आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि यदि कोई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मातृ मृत्यु जोखिम यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रिस्क वाले क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो उसका मुख्य जन जागरूकता संदेश क्या होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपको ऑप्शन देख के बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट से रिलेटेड है, यानी कि MMR से रिलेटेड है। अब MMR से रिलेटेड है तो उसमें प्रसव पूर्ण जांच यानी कि एंटीनेंटल केयर, संस्थागत प्रसव जो होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एवं रक्त उपलब्धता यानी कि ब्लड अवेलेबिलिटी, ये उसका मुख्य जन जागरूकता संदेश होगा। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें देखा जाए जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वाले क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा होता है तो उसमें एंटीनेंटल केयर ANC जिसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्किल बर्थ अटेंडेंट जो होते हैं, और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, ब्लड अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और टाइमली रेफरल भी होना चाहिए, समय पर रेफरल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे अभी जो हमने डिस्कस किया कि हेल्थ एजुकेशन
मतलब कि ऑफिसर के लिए, तो हेल्थ जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता है, जिसमें GIS होगा, हॉट स्पॉट होगा, हेल्थ में से ये, और WHO का आप जान ही रहे हैं। उसके बाद NHM 2017 के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इससे रिलेटेड होगा, और एयर पॉल्यूशन, अस्थमा, COPD ये सब हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन। अब 10th नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य भूगोल जो हेल्थ जियोग्राफी में GIS का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है। अभी हमने GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग रोगों के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जो हॉट स्पॉट होते हैं की पहचान करना, और स्वास्थ्य योजनाओं के क्षेत्र विशिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए आंसर जो हो जाएगा इसका, तो बी आंसर, यानी कि रोगों के हॉट स्पॉट की पहचान करना। कहाँ पे, जहाँ पे कोई डिजीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली होता है उसी को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th नंबर के। 11th नंबर के क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा क्रम रोग नियंत्रण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही दर्शाता है। देखा जाए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, उसी से रिलेटेड है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला GIS था, यानी कि जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद हॉट स्पॉट था, उसके बाद क्या स्वास्थ्य संदेश था, उसके बाद टीकाकरण, वैक्सीनेशन और मेडिसिन वितरण, ये सब रहेगा। ठीक है, ये सब गतिविधियाँ या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, तो यहाँ पे बी आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन। और 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो प्राइमरी हेल्थ केयर के स्तर पर कार्य करने वाले जो आशा का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट होता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। कार्यकर्ता के संबंध में सही कथन यहाँ पे चूज करना है। तो देखा जाए इसके अनुसार हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला, वह समुदाय का पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, मूल स्वच्छता, बेसिक सैनिटेशन, स्वस्थ आदतें, हेल्थ हैबिट के बारे में जागरूक करते हैं। ठीक है, आशा यही करती है, पहला तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। दूसरा देखा जाए, वह उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, अवेलेबिलिटी हेल्थ सर्विसेज का समय पर उपयोग करने की जानकारी देती है, ये भी सही है। स्वास्थ्य भूगोल हेल्थ जियोग्राफी उसके कार्य को स्थानीय परिस्थितियों यानी कि लोकल कंडीशन से जोड़ने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं ये हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि डी यहाँ पे। तो देखा जाए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का जो माध्यम होता है, पोषण, स्वच्छता, इम्यूनाइजेशन और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, और स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग भी रहता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा। इसमें देखा जाए आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें हम यहाँ पे एरो लगा के मैच करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए कम टीकाकरण वाले क्षेत्र। कम टीकाकरण वाले क्षेत्र में ज़्यादातर क्या होता है, अफवाहें दूर करना एवं माता पिता को जागरूक करना। तो सबसे पहला यहाँ पे कम टीकाकरण वाले क्षेत्र क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ अफवाह या रूमर वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहला उसमें काम क्या रहेगा, अफवाहें निवारण यानी कि रूमर कंट्रोल एवं माता पिता को परामर्श बैठक, ये सब करना। ठीक है, दूसरा देखा जाए यहाँ पे किशोरियों में एनीमिया, तो उसके लिए देखा जाए यहाँ पे आयरन, फोलिक एसिड, IFA जो होता है, ठीक है, एवं मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान रखना है। तो ये थर्ड हो जाएगा आंसर। ठीक है, जल संकट वाले क्षेत्र में तो उसमें सुरक्षित जल भंडारण एवं जल शुद्धिकरण की रहेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सुरक्षित जल भंडारण और एवं जल शुद्धिकरण। ठीक है, प्रदूषण प्रभावित शहरी क्षेत्र में क्या होगा, मास्क का उपयोग यानी कि इंडोर एयर क्वालिटी की निगरानी वगैरह रखना, ये सब यहाँ पे रहता है। मास्क वगैरह आप जानते हैं दिल्ली वगैरह जगहों पे बहुत प्रॉब्लम होता है ठंडियों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग करते हैं।
ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे दिया GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं स्थानीय आंकड़ा यानी कि लोकल डेटा की सहायता से स्वास्थ्य भूगोल का यह पता लगा सकता है कि कौन सा गांव क्षेत्र हॉट स्पॉट यानी कि डिजीज़ हॉट स्पॉट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये पता लगा सकता है। यहाँ पे GIS इसी के लिए होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा देखते हैं यहाँ पे GIS का काम क्या होगा, रोग के हॉट स्पॉट पता लगाना, अधिक जोखिम वाले गांव, अधिक प्रभावित क्षेत्र वालों की पहचान करना। उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टीकाकरण, स्क्रीनिंग और फॉगिंग या दवा वितरण ये सब किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए दूसरा है, इससे सीमित स्वास्थ्य संसाधनों यानी लिमिटेड हेल्थ रिसोर्स को पूरे राज्य में समान रूप से फैलाने के बजाय सही एवं आवश्यक स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर केंद्रित किया जा सकता है। देखिए ये भी बात सही है, ये भी बातें सही है, ये भी, लेकिन इसका रीजन नहीं है यहाँ पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, क्यों ये पता लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग तो करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियां होने के चांसेस रहता है क्योंकि मिलते जुलते स्टेटमेंट है, लेकिन GIS का यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन। और 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या, CPCB है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है के एयर क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स में CBC के अनुसार मॉडरेट होता है, मध्यम पुअर होता है, वेरी पुअर होता है, सीवियर होता है। इस तरह से हम लोग लेते हैं 4 रिलेशन में, मॉडरेट, पुअर और वेरी पुअर और सीवियर, इस तरह से। तो यहाँ पे देखा जाए आपको ऑप्शन क्या होगा, एक्सीलेंट वाला ऑप्शन वहाँ पे नहीं रहता, तो यहाँ पे मॉडरेट हमने, सीवियर, पुअर, ठीक है, वेरी पुअर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये देखा जाए कलर वाले इंडेक्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे कलर वाले भी पूछ सकते, ग्रीन 0 से 50, और ये लाइट ग्रीन हो गया, और ये ग्रीन हो गया 51 से ये, और यहाँ पे इस तरह से 100 से 200, 200 से 300, ये रेड हो गया, डार्क रेड हो गया, इस तरह से आपका इंक्रीज रहता है। तो इससे क्या होता है, एक्सीलेंस नाम का कोई भी यहाँ पे श्रेणी नहीं रहता है। और वायु प्रदूषण से मुख्य जो डिजीज होते हैं आपको पता है, जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हार्ट डिजीज भी इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन। और 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि सामाजिक कारकों यानी कि सोशल फैक्टर में कौन शामिल नहीं होता है, मतलब इसमें ऑप्शन में कौन शामिल नहीं है सोशल फैक्टर में। तो इस सोशल फैक्टर में क्या शामिल नहीं है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए इसमें कौन सा नहीं शामिल है, तो आनुवांशिक और जैविक संरचना जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर शामिल नहीं होता। बाकी जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता होगा, जनसंख्या घनत्व एवं शहरीकरण होगा, लैंगिक असमानता एवं संस्कृति ये भी होगा। तो यहाँ पे BC आंसर नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक कारक जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ अवेयरनेस हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनकम हो गया, और कल्चर हो गया। उसी के साथ देख सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी होगा। ये सब देखा जाए हेल्थ, बिहेवियर और लाइफ स्टाइल ये सब को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, और 18 नंबर का क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखते हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अनुसार शहरी गरीब अर्बन पुअर स्वास्थ्य सुविधाओं के निकट रहने के बजाय बावजूद उन तक प्रभावित इफ़ेक्टिव एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात तो सही है, वो मतलब कि बहुत सारे सुविधाओं के पास तो हैं, लेकिन उनके पास वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल हैं लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, शहरी मलिन जो बस्तियां होते हैं अर्बन स्लम में क्या क्या शामिल है, जैसे भीड़ वाले, ओवर क्राउडिंग, कमज़ोर रेफरल प्रणाली वाले, वीक रेफरल सिस्टम, सामाजिक बहिष्करण जो सोशल एक्सक्लूजन हो गया, स्वास्थ्य जानकारी की कमी जैसी समस्याएं होती हैं।
इसी वजह से यहाँ पे ये अर्बन पुअर में सुविधाओं के निकट रहने के बावजूद भी इफ़ेक्टिव एसेसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन जो हो रहा है असर्शन को एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर रहा है। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शहरी गरीबों तक प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर बल देता है। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि वो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर का। 90 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, जीएस वगैरह में भी पूछा गया है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है का मुख्य कारण क्या होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू मतलब नीला जैसे कलर का बच्चा हो जाता है। देखा जाए ये सिंड्रोम दो तरह से होता है। एक तो हार्ट में कहीं पे होल रह जाता है, मेनली जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगा तो बच्चा क्या होगा, नीला नीला दिखता है, नीला कलर उसका हो जाता है, ब्लूज कलर का। ठीक है, अब ये दो कारणों से होगा। एक क्या, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जो नाइट्रेट यहाँ पे उसको वाटर में अगर हम लोग पानी में ज़्यादा पिलाते रहते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथाइमोग्लोबिमिया बोलते हैं, मेथाइमोग्लोबिमिया। तो कंडीशन भी आपको याद रखना है, शिशुओं में क्या हो जाता है, मेथाइमोग्लोबिमिया हो जाता है, मेथाइमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। इस वजह से वो मतलब कि नाइट्रेट के यहाँ पे पॉल्यूशन वाटर से होता है। जैसे मान लीजिए पेयजल में नाइट्रोजन घुलता रहता है और नाइट्रेट के रूप में हो जाता है। जैसे अब शहरों में क्या होता है, पानी बहुत दिनों तक रखे रहता है तो उसमें एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होता है उसमें डिजॉल्व होता रहता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, या तो मतलब कि कंटेमिनेटेड नाइट्रेटेड वाटर रहे तो वो भी, या उसमें धीरे धीरे घुलता रहे पुराना बासी पानी तो उसमें भी होता है। तो उसकी वजह से मेथाइमोग्लोबिमिया हो जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा। अभी हमने बोला ये दो तरह से हो सकता है। एक, कभी कभी हार्ट में क्या होता है कि जो राइट ऑर्किल होता है और लेफ्ट ऑर्किल में के बीच में क्या होता है, होल रह जाता है। जो पहले क्या मदर से ब्लड जाता है, जैसे बच्चा डिलीवरी होता है तो ये बंद हो जाना चाहिए, होल रह जाता है तो थोड़ा थोड़ा लीकेज हो जाता है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलता रहता है, इस वजह से नीला हो जाता है। तो वो तो मेडिकल एक कंडीशन हो गया, लेकिन ये पॉल्यूशन की वजह से नाइट्रेट, तो आपको यहाँ पे नाइट्रेट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में शहरी गरीबों के लिए विशेष रूप से कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है। अब देखा जाए यहाँ शहरी गरीबों के लिए है तो दो तरह से हम लोग NRHM के, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो 2013 से चलाया गया है तो ये शहरी गरीबों के लिए है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर का, और ये भी देखा जाए एक स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे, यदि आपकी नियुक्ति किसी बाढ़ ग्रस्त मैदानी क्षेत्र में यानी कि जो फ्लोड प्रोन प्लेन एरिया में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में की जाती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखा जाए इसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्य समस्याएं जो होती हैं उसकी बात करते हैं। मुख्य समस्याएं क्या होते हैं, डायरिया होता है, कोलरा होता है और टाइफाइड जो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं वो मुख्य समस्याएं होते हैं। अब इनकी रोकथाम के लिए ORS का वितरण, जिससे डिहाइड्रेशन रोकता है, सुरक्षित पेयजल और क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीनेटेड वाटर क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो क्लोरीनेटर यानी कि ब्लीचिंग वाटर करते हैं। हाथ धोना, सैनिटेशन, वाश जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जल स्रोत की सफाई यानी कि ये सब करना, और इनडोर एयर पॉल्यूशन की जैसे मास्क वगैरह लगाना भी है प्रदूषण और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखा जाए मेन जो ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, इनडोर पॉल्यूशन कम करने के लिए मास्क एवं सुरक्षा उपकरण का वितरण। ये तो नहीं है, तो फ्लोड प्रोन एरिया में है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले प्रभावित करने वाला, तो एक तो ORS डिहाइड्रेशन, क्लोरीनीकरण,
और बाढ़ के क्षेत्रों में ये सब। तो यहाँ पे होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या नहीं हो मतलब है, सबसे पहला तो इंडोर ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, विकल्प में। तो ये ध्यान देना है। तो बाकी तो ये सब प्राथमिकता होता है, उसका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो HEO के लिए वास को सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन, ठीक है, कम्युनिटी बिहेवियर चेंज को केंद्र क्यों माना जाता है। तो वास का फुल फॉर्म जो होता है वाटर सैनिटेशन हाइजेनिक, वाटर सैनिटेशन हाइजेनिक कई बार हुआ, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको पूछ रहा है कि कम्युनिटी बिहेवियर चेंज जो CBC होता है उसके अनुसार क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ वाटर सैनिटेशन हाइजेनिक होता है। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन स्वच्छता, और व्यक्तिगत सफाई यानी पर्सनल हाइजेनिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कंटेमिनेटेड वाटर खराब और मतलब स्वच्छता नहीं रहेगा तो डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E ये सब फैलेंगे। HEO के जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की भूमिका होगा हाथ मतलब समुदाय में बढ़ावा देना, हाथ धोना, शौचालय का उपयोग, सुरक्षित पेयजल और जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन, स्वच्छ व्यवहार, हाइजेनिक बिहेवियर करना, यही होगा। तो यहाँ पे B आंसर सही हो जाएगा 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर के। इसमें देखा जाए क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका ये दिया है कि NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा जारी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के अनुसार हीट वेव वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग को किस पर विशेष जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को देखा जाए हीट वेव के जब आता है तो शरीर का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाता है, निर्जलीकरण की समस्या होता है, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो NCDC के अनुसार अधिक पानी पीना चाहिए, छाया में रहना चाहिए, कार्य समय बदल देना चाहिए, धूप में कम होना चाहिए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहे। और वृद्ध हैं अगर एल्डर, चिल्ड्रन और वेनरेबल जो ग्रुप के हैं उनकी विशेष सुरक्षा वहाँ पे करना चाहिए, जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन क्या होगा, B ही है, अधिक जल सेवन, एडिक्वेट वाटर इनटेक, छाया का प्रबंधन, शेड और कार्य समय में बदलाव, वर्क टाइम मॉडिफिकेशन तथा बुजुर्गों एवं बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ B आंसर सही हो जाएगा इससे रिलेटेड, यानी कि NCDC का द्वारा जो जारी है। नेक्स्ट देखा जाए 24 नंबर का क्वेश्चन, फिर CPCB आ रहा, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे पहला, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुल 6 श्रेणियां होती हैं, ये सही है। और 6 श्रेणियों को आपको पूरा पता होना चाहिए, जैसे ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहला श्रेणी देखा जाए गुड हो गया, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री होता है, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट होगा, ठीक है, और उसके बाद पुअर हो जाएगा, पुअर, फिर वेरी पुअर आ जाएगा, फिर उसका बाद सीवियर आ जाएगा, सीवियर कंडीशन, ठीक। ये मतलब 6 कंडीशन है, एयर क्वालिटी के कुल 6 श्रेणियों में बांटा गया है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स का निर्धारण 8 प्रमुख प्रदूषणों से भी है, जिसमें आपका यहाँ पे PM क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, और ये साइज होता है माइक्रोन के, और 2.5 माइक्रोन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। तो 2 श्रेणियाँ हो गए। SO2 है, ये भी ppm में मेजर करता है, पार्ट पर मिलियन में मेजर किया जाता है, ठीक है, पार्ट पर मिलियन यानी कि 10 पे पावर 6 से मेजर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। NO2, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन है। ओजोन हमने बताया था 2 तरह के ओजोन होते हैं, गुड ओजोन होते हैं, बैड ओजोन होते हैं। अगर ट्रोपोस्फीयर में है तो बैड ओजोन बोला जाएगा, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसे गुड ओजोन बोला जाता है। उसके बाद आपको Na3 अमोनिया हो जाएगा, और लेड हो जाएगा, कि लेड दोनों पॉल्यूशन में आता है, सॉइल पॉल्यूशन
और एयर पॉल्यूशन दोनों में काज करता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इससे देखा जाए जो वायु प्रदूषण से ज़्यादातर बीमारियाँ COPD से रिलेटेड होता है, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 नंबर का क्वेश्चन है, और 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, आपके अनुसार निम्न चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। अब देखा जाए सबसे पहला क्या होता है कि इसमें चरण में जो हम लोग करते हैं प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन का, जोखिम कम करना। सबसे पहला क्या होता है, जोखिम कम करना, यानी कि शमन एवं रोकथाम, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। सबसे पहला यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हम अरेंज करते हैं सबसे पहला। उसके बाद देखा जाए आता है तैयारियाँ, जो हम प्रिपरेडेंस करते हैं, ठीक है, तैयारियाँ, तो दूसरा हो जाएगा तैयारियाँ हो जाएगा। सबसे पहला देखा जाए ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा आपका ए हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ऑप्शन हमें मैनेज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रिवेंशन मिटिगेशन हो गया, प्रिपरेडेंस हो गया, आपदा आने से पहले तैयारी। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स होगा 3, मतलब कि यहाँ पे पहला आ जाएगा रिस्पॉन्स हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, सबसे बाद पुनर्वास यानी पुनर्निर्माण जो होता है वो आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है आपका शमन एवं रोकथाम यानी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन हो गया, दूसरा तैयारी हो गया, तीसरा प्रतिक्रिया हो गया, चौथा यहाँ पे लास्ट क्या होगा, रिकवरी और पुनर्वास हो गया, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे मैच अगर कहा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको 26 नंबर का क्वेश्चन है, और ये कंटेमिनेटेड वाटर और ख़राब स्वच्छता, पुअर सैनिटेशन के कारण निम्नलिखित में से कौन कौन से रोग हो सकते हैं कंटेमिनेटेड वाटर से। तो देखा जाए रोग वाला हमने एक पूरा चार्ट ही किया था अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ बता दे रहे हैं कि दूषित जल जो कंटेमिनेटेड वाटर है तथा खराब स्वच्छता जो पुअर सैनिटेशन होता है, जल जनित रोग जो वाटर बॉर्न डिजीज के प्रमुख कारण होता है। इसके फैलाने वाले प्रमुख रोग क्या हैं कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई भी होता है। और प्रमुख कारण क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, खुले में शौच जो ओपन डेफिकेशन है, सीवर लीकेज होगा, वाटर सोर्स पॉल्यूशन और पुअर हाइजेनिक। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिलाएं होंगे, बुजुर्ग हो गए। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, सुरक्षित पेयजल से यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, हैंड वॉश और टॉयलेट यूज और क्लोरीनेशन करके हम इससे मतलब बच सकते हैं, रोकथाम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी हैं, यानी कि इससे रोग क्या होगा, हैजा तो होता है, कॉलरा, हेपेटाइटिस ए होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सभी होगा, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटेशन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर का। अब 27 नंबर के क्वेश्चन में PIB रिपोर्ट, ये कह सकते हैं आपका करंट अफेयर से भी एक रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PIB रिपोर्ट यानी कि जो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, आप जानते हैं, तो 4 दिसंबर 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक फूड फोरकास्टिंग स्टेशन किस राज्य में है, ठीक है। अब देखा जाए PIB के अनुसार कि भारत में कुल मतलब इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में टोटल फूड फोरकास्टिंग स्टेशन जो है 350 है, 350, ठीक है, टोटल यानी कि फूड फोरकास्टिंग स्टेशन है, FFS है, ठीक है। वहीं पे देखा जाए यूपी में केवल यूपी में सबसे अधिक है और 44 है, 44 है। तो यहाँ पे देखा जाए ये
फूड मैंने बोल दिया, सॉरी, फ्लोड फोरकास्टिंग स्टेशन, जैसे यहाँ फिगर लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे फ्लोड फोरकास्टिंग स्टेशन क्या है, पूरे इंडिया में 350 है, केवल यूपी में 44 है, सबसे अधिक है, ठीक है, 44 स्टेशन है। और उत्तर प्रदेश में जो स्टेशन है, यहाँ पे ऑप्शन तो यूपी हो गया 44, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक जैसे नदियों पे जो बाढ़ आती हैं उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि फ्लोड फोरकास्टिंग स्टेशन, जिसे FFS भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 28 नंबर के। 28 नंबर के क्वेश्चन है कि भूमि प्रदूषण यानी कि लैंड पॉल्यूशन एवं खुले में पेड़ ठोस अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट के कारण कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो देखा जाए सॉलिड जो वेस्ट होता है, गार्बेज का अनुचित जो प्रबंधन होता है, उसी वजह से लैंड पॉल्यूशन और मक्खियाँ जैसे फल्स पैदा होते हैं, मॉस्किटो, चूहे को आकर्षित करती हैं। इसकी वजह से जैसे लेप्टोस्पिरोसिस होता है, और लेप्टोस्पिरोसिस इस समय का सबसे फेमस डिजीज़ एक तरह से है, एग्ज़ाम में 100% आ सकता है, और एक केरला में ज़्यादा प्रभावित होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा डेंगू, डायरिया और स्किन डिजीज़ भी होता है, ठीक है, ये सब खतरा। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन देखते हैं, पहला यहाँ पे है यानी कि मक्खी, मच्छर और चूहों को आकर्षण, ठीक है, लेप्टोस्पिरोसिस का खतरा, उसके बाद त्वचा स्किन डिजीज होगा, हियरिंग लॉस इससे नहीं होता, हियरिंग लॉस इससे पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से होता है, NP से होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन अगर हम काट कर दें तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन। अब 29 नंबर के क्वेश्चन देखा जाए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के क्लाइमेटिक चेंज यानी ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम में किन विषयों पर निगरानी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो किन विषयों पे दिया जाता है, तो उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हीट रिलेटेड इलनेस होता है, ठीक। तो हीट रिलेटेड इलनेस, जैसे आपको बहुत हीट स्ट्रोक वगैरह होता है, तो यहाँ पे हीट रिलेटेड इलनेस सही है, पहला तो होगा। दूसरा वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये भी है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी है, दूसरा हो गया। वाश जैसे वाटर सैनिटेशन हाइजेनिक भी है, ये भी है। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर इन इवेंट जो आता है, एक्सट्रीम वेदर आता है, ये सभी हैं। तो ये सब क्या है, हेल्थ सिस्टम को क्लाइमेटिक रेजिलेंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी आंसर सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, D आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखा जाए 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपदा प्रबंधन में रोकथाम एवं शमन जो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन की रणनीतियों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसका मतलब मैचिंग। तो देखा जाए इसमें आपको मैच करना है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं फ्लोड, बाढ़। अब बाढ़ से रिलेटेड कौन है, ठीक है। अब बाढ़ जैसे यहाँ पे दिया है ढलान, स्थिरीकरण, स्लोप, स्टेबलाइजेशन, हीट एक्शन प्लान, ठीक है। अब हीट एक्शन प्लान क्या होता है, हीट वेव से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और एर्थक्वेक क्या होता है, जैसे एर्थक्वेक रेजिलेंस, बिल्डिंग कोड वगैरह ये सब रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे भूस्खलन फ्लोड से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका फ्लोड क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच, मतलब कि जैसे बाढ़ वाले में ज़्यादातर तट हम लोग जो इम्बैंकमेंट बोलते हैं यानी तट प्रबंधन बोलते हैं, तट जो आपको क्या बैरिकेड वगैरह लगाते हैं, फ्लोड प्लेन जोन कह सकते हैं। तो ये आपका पहला का फोर्थ हो जाएगा। पहला का फोर्थ देखा जाए 2 ऑप्शन में है, पहला तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा देखा जाए एर्थक्वेक में जो रेजिस्टेंस बिल्डिंग कोड होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट बिल्डिंग कोड होता है एर्थक्वेक में, भूकंप प्रतिरोधी का B का आपका थर्ड हो गया। तो B का आपका थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट आते हैं हीट वेव। हीट वेव में हीट एक्शन प्लान चलता है, कूलिंग सेंटर होता है, ORS वगैरह दिया जाता है,
ठीक है। तो आपका कूलिंग सेंटर जैसे जगह जगह पे गवर्नमेंट लगाती है, दिल्ली गवर्नमेंट भी कूलिंग सेंटर लगाती है, वहाँ पे कूलर वगैरह लगा देते हैं सब ठंडा होने के लिए। तो हीट वेव के लिए सी का आपको फर्स्ट हो जाएगा, तो सी का फर्स्ट आपको बी ऑप्शन हो गया। और लैंड स्लाइडिंग में देखा जाए इसमें क्या आएगा, आपके स्लोप स्टेबलाइजेशन होगा, जिसमें एफोरेस्टेशन वगैरह लगा के रोका जा सकता है। पेड़ की जड़ों क्या करते हैं, भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग को रोकती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 31 नंबर के क्वेश्चन, और 31 नंबर के क्वेश्चन में खुले में पड़ा ठोस कचरा मुख्यतः किस रोग को जोखिम को बढ़ाता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखा जाए एक ही रोग हमें मिलेगा जो लेप्टोस्पिरोसिस है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा खुले में। और भी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, ये सब भी इससे हो सकता है, ठीक है, इस गंदगी से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर का, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें भी देखा जाए अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन सेम है, तो इसमें मैच हम कर दे रहे हैं। मैच आपको फ्लोड वाला होगा, तट आपको प्रबंधन करना है। भूकंप क्या होगा, ये आपको थर्ड हो जाएगा। हीट वेव क्या होगा, सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। और भूस्खलन ये स्लोप्स स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 33 नंबर का। 33 नंबर का भी देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो इसके बारे में 33 नंबर के, जैसे विभिन्न मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं जो वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर होते हैं तथा उनसे होने वाले प्रमुख जो स्वास्थ्य प्रभाव यानी कि हेल्थ इफेक्ट का सही मिलान करना। जैसे हीट वेव से रिलेटेड जो आपदा आता है वो क्या होता है, जैसे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक। दूसरा, जब कोल्ड वेव चलता है, एक हीट वेव चलता है, दूसरा कोल्ड वेव चलता है, ठीक है। अब कोल्ड वेव में ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो जाता है, निमोनिया, अस्थमा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइपोथर्मिया आ जाएगा, ठीक है। हाइपो मतलब लो होता है, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। निमोनिया वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह से सूखा में देखते हैं, सूखा में ज़्यादातर क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, वाटर स्कार्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, गरीब एवं स्वस्थ जोखिम में सब आता है। तो सूखा से देखा जाए माल न्यूट्रिशन, जल अभाव, वाटर स्कार्सिटी ज़्यादातर होता है, तो पहला हो जाए। साइक्लोन में देखा जाए बिजली गिरना, लाइटिंग, मकान गिरना, हाउस कोलैप्स और ड्राइंग यानी कि डूब जाना, ये सब आता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अगर हम ऑप्शन यहाँ पे मिलाएं तो ये आंसर यहाँ पे सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको 34 नंबर के। 34 नंबर के क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर द्वारा स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी जो डिजास्टर प्रिपेरेडनेस होता है, योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किन सर्वाधिक संवेदनशील मोस्ट वेनरेबल समूह माना जाता है। तो मोस्ट वेनरेबल समूह क्या होगा कि आप जैसे ये बड़ा समूह है उसमें फिर ये वनरेबिलिटी जो बढ़ता जाता है वही आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें सब मोस्ट वेनरेबल ही सीरीज दिए हुए हैं, तो आगे दूसरे क्वेश्चन में भी आपको मदद करता है। जैसे मोस्ट वेनरेबल में प्रेग्नेंट वोमन हो गया, जैसे चिल्ड्रन हो गया, वेनरेबल में आता है। दिहाड़ी मजदूर हो गया, यानी कि डेली वेजेस जो लेबरर होते हैं वो भी एक तरह से मोस्ट वेनरेबल में आता है, यानी कि होमलेसनेस जिसके बेघर होते हैं। और बुजुर्ग एल्डर तो होते हैं, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग वगैरह हो गए। दीर्घकालिक रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं यानी क्रोनिकल डिजीज पेशेंट भी होते हैं, ये भी, तो यहाँ पे डी सभी आ जाएंगे आंसर। तो आप यहाँ पे फिगर देख के भी आप दिमाग में रख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। आपदाओं का जो प्रभाव सभी लोगों पर समान नहीं पड़ता। सबसे अधिक जो संवेदनशील वर्ग हैं बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, दिहाड़ी मजदूरें होते हैं और बेघर व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पे CDP होता है जो क्रोनिकल डिजीज पेशेंट होते हैं, ये सब। इनके लिए क्या विशेष स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आश्रय, दवाइयाँ, पोषण राहत व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित कराना
आवश्यक होता है, और ये सब काम देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखा जाए 35 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, और 35 नंबर के क्वेश्चन में आपदा जो पूर्व तैयारी होता है, जो प्रीपेडेंस दिया है चरण में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है, इसमें क्या शामिल है ये हमें देखना है। तो देखा जाए पर्यावरण जोखिम को केवल प्राकृतिक घटना केवल आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया पहला। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि मॉक ड्रिल, और इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था करना ये भी सही है। आशा, आंगनबाड़ी, एनएम एवं शिक्षकों के साथ मिलकर स्थानीय योजना बनाना ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए जो प्रिपेरेंस हो गया फर्स्ट को दे छोड़ के 2 और 3 दोनों सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जैसे ज़्यादातर शामिल क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, मॉक ड्रिल होता है, इमरजेंसी मेडिसिन होता है, राहत सामग्री होता है, कम्युनिटी अवेयरनेस होता है, और एचईओ को आशा, आंगनबाड़ी, एनएम, शिक्षक ये सब से मिल के ये आपदा योजना प्रबंधन करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपका 35 नंबर का। अब 35 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए साइक्लोन से रिलेटेड थोड़ा सा है। तटीय चक्रवात जो होता है, कोस्टल साइक्लोन एवं पर्वतीय जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड के कारण जन स्वास्थ्य जो पब्लिक हेल्थ तथा सामाजिक व्यवस्थाएं सोशल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए अचानक मृत्यु यानी कि सडन डेथ एवं गंभीर चोट आने का खतरा रहता है, ठीक है। दूसरा पेय जल स्रोत यानी प्रदूषण, ड्रिंकिंग वाटर कंटिमिनेशन हो जाता है। ऐसे जब मतलब कि सिचुएशन आता है, कोस्टल साइक्लोन और लैंडस्लाइडिंग आता है। सड़क अवरोधन, रोड ब्लॉक हो जाता है के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा भी आता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन यानी कि मास डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है, तो यहाँ पे सभी आंसर इसके सही हैं, डी होगा। यानी कि चक्रवात एवं भूस्खलन जैसी आपदाओं में व्यापक जनहानि होता है, अचानक मृत्यु हो जाता है, गंभीर चोट लग जाता है, मकान का विनाश भी हो जाता है मकानों का, और पेयजल स्रोतों का प्रदूषण यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, सड़क अवरोध हो जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा होता है, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर विस्थापन भी होता है। इसकी वजह से मतलब जो उत्पन्न होता है स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, राहत एजेंसियों, ये सब कार्यान्वित बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फूड सिक्योरिटी में दिया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी में सबसे पहला यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ खाद्य सुरक्षा के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। और ये प्रमुख स्तंभ क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी दिया है, एसेसिबिलिटी होता है, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी, ये बात सही है। दूसरा देखते हैं जो यूटिलाइजेशन का अर्थ केवल भोजन ग्रहण करना, इससे सुरक्षित पेयजल स्वस्थ भूमि का कोई प्रभाव, केवल आ गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि यूटिलाइजेशन का अर्थ केवल भोजन खाना नहीं बल्कि इसमें शामिल होता है सेफ वाटर, सुरक्षित पेयजल, और सैनिटेशन, हाइजीनिक बनाना, और स्वस्थ हेल्थ केयर, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ये रहता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, केवल सेकंड गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन, और 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देखा जाए स्टंटिंग दिया है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, उम्र के अनुसार कम लंबाई यानी कि लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के अनुसार हाइट नहीं बढ़ता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो स्टंटिंग बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाए, उम्र के अनुसार कम हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला आपका 4th आ जाएगा, ठीक। दूसरा वेस्टिंग आता है, वेस्टिंग मीन्स होता है लंबाई के अनुसार कम वजन, ठीक है, लंबाई के अनुसार कम वजन, तो ये आप आ जाएगा बी का 3rd। अंडर वेट में क्या आ जाएगा, उम्र के अनुसार कम वजन, उम्र बढ़ रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा उस हिसाब से, तो आपका सी क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। एनीमिया आप जानते हैं ये क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया। एक पेरिनीशियस एनीमिया होता है जो विटामिन B12 की कमी से होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका
पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिकल सेल एनीमिया है, देखा जाए ये जो हमारे पास ब्लड होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, उसका शेप सिकल शेप हो जाता है, और ये इसकी वजह से क्या होता है फैटिग्यू यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी महसूस करेगा, पेन, क्राइसिस और रिस्क इन्फेक्शन और एनीमिया वगैरह का खतरा भी होता है। तो इसमें देखा जाए आपको दिया है भारत में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो 2047 जो विकसित भारत का रखा गया वही रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह बहुक्रियात्मक रोग है, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज नहीं, ये सिंगल या मतलब जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन भी बोला जाता है। ये हेरिडिटी होता है, ये सिंगल जीन म्यूटेशन से होता है, जिसे हम लोग जेनेटिकल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 40 नंबर के। 40 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट। किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। हाँ सही है, ऐसा होता है कि मतलब कुपोषण केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये एक इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण बनता है। यदि मतलब किशोरी कुपोषित है तो वह आगे चलकर कुपोषित गर्भवती महिला बनती है और कुपोषित बच्चा भी होगा, तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, कमज़ोर रहता है और कम लो बर्थ वेट वाला शिशु जन्म होता है, वह बच्चा भी आगे चलकर कुपोषण का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये बात सही है। पहला तो यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब कि असर्शन है। दूसरा देखा जाए इसमें क्या है कि कुपोषित गर्भवती महिला प्रायः कम वजन लो बर्थ वेट वाले बच्चे को जन्म देती है, ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इस चीज़ को, तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41 नंबर के। 41 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि ग्रामीण तथा शहरी जो भूख है यानी कि रूरल एंड अर्बन हंगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसे आपको करना। जैसे ग्रामीण भूख का संबंध एग्रीकल्चरल, वर्षा रेनफॉल तथा मौसमी रोजगार यानी कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट से होता है, ये बात सही है। ठीक है, पहला तो ये सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूख मुख्यतः निर्भर करता है कृषि उत्पाद पे, मानसून पे, वर्षा पे और मौसमी रोजगार पे। वहीं देखा जाए शहरी भूख मुख्य कारण खाद्यान्न यानी कि फूड प्रोडक्शन की कमी नहीं, शहर में ऐसा तो है नहीं कि फूड प्रोडक्शन की पूरे शहर में कमी हो, लेकिन वो पॉवर्टी की वजह से, आय की कमी की वजह से, परचेजिंग पावर की वजह से, इनइक्वलिटी की वजह से वो फूड मतलब परचेज नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ये पहला ही सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखा जाए 42 नंबर के क्वेश्चन क्या है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजीज से रिलेटेड है। डिजीज़ का हमने एक लेक्चर छोटा सा किया था लेकिन बहुत इफेक्टिव, आप देख सकते हैं उसमें सब कुछ आपको इस तरह के कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अगर उसके PDF ही पढ़ लेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के रूप में बनाया गया है। तो आप देखते हैं आनुवांशिक रोग के प्रकार और उसके उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला मोनोजेनिक डिजीज है, मतलब सिंगल जीन जो म्यूटेशन की वजह से होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो मोनोजेनिक जीन में क्या आ जाएगा, आपका हीमोफीलिया आ गया, थैलेसीमिया आ गया, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, 4 से आप मैच कर सकते हैं। वहीं पे क्रोमोसोमल डिजीज है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आ जाता है सब, कैलीफेंट्रन सिंड्रोम, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डाउन सिंड्रोम दिया हुआ है, तो आपका तीसरा हो जाए। वहीं पे बहुक्रियात्मक जो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज होता है, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज
जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब मल्टीफैक्टोरियल डिजीज होता है। इसकी कारण की वजह से बहुत सारे मतलब डिजीज या मतलब रोग हो जाते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाता है। ये सब तो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में आता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रियल रोग है जो मिलेस है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। मेलेस को हमने डिस्कस किया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज में मेलेस होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैच होगा। जैसे यहाँ पे कुछ हम रिकैप बता दें, जैसे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA है, ये 2013 का है, याद रखना। वहीं पे देखा जाए एक पोषण अभियान भी है, पोषण अभियान, इसका भी आपको डेट याद रखना, 8 मार्च, ठीक है, 2018 से। पोषण ट्रैकर जो है ये 2021 है। सिकल सेल एनीमिया जो एलिमिनेशन करना 2047 है। सिंगल जीन जो है मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। वहीं पे जैसे मेलेस हो गया, ये आपको क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ आपका एक ही ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शन है। और वहीं पे देखा जाए क्रोमोसोमल, ये बी का थर्ड होगा, तो बी का थर्ड, तो ये आपका हो गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन। 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या, गैर संचारी रोग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वैश्विक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा। कम आयु वाले देश में गैर संचारी रोग मुख्य रोग भार बन चुके नहीं। गैर मतलब जो कह सकते हैं यहाँ पे कम आय वाले, लो इनकम वाले में क्या होता है, ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज होता है, फैलने वाले, जैसे मान लीजिए डायरिया, कॉलरा, ये चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब होता है। वहीं जो मतलब धनी वाले हैं वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो डेवलप कंट्रियाँ होती हैं उनमें। तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 2021 के अनुसार गैर महामारी जो नॉन पेंडेमिक वैश्विक मौतों का लगभग 75% गैर संचारी रोग के कारण हुआ। ये बात सही है, ये डेटा भी सही है, 75%। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही मिलेगा। ठीक है, तो कम आयु वाले में कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ज़्यादातर। और नेक्स्ट 44 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखा जाए 44 में भारत में कालाजार जो विसरल लेशमैनियासिस होगा, बीमारी का वितरण मुख्य रूप से किन राज्यों के विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये किन राज्यों में ज़्यादा होता है, ये बिहार में, ठीक है, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। कालाजार एक गंभीर प्रोटोजोअल परजीवी होता है, पैरासिटिक डिजीज होता है, जो सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है, सैंड फ्लाई की वजह से। ठीक है, सैंड फ्लाई की वजह से। और यह उन क्षेत्रों में अधिक मिलता है जहाँ पे पॉवर्टी, कच्चे मकान ज़्यादा हो, हाईली मॉइस्चर रहे, पुअर सैनिटेशन हो, यानी कि जहाँ देखा जाए जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो ज़िले हैं उसमें ये सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन तथा अनुकूल जलवायु इसके प्रसार को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाग देखा जाए बहुत अच्छे से ये कलर किया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर कालाजार या विसरल लेशमैनियासिस होता है। नेक्स्ट 44 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। अब 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि रोग और उनके प्रमुख वाहक वेक्टर कॉज का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो वेक्टर कॉज में देखते हैं, सबसे पहला क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस बहुत फेमस है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, जब पैडी फील्ड लगता है धान की खेती, तो जल भराव और सुअर पालन से जुड़ा होता है, उसी की वजह से यहाँ पे फैलता है। ठीक है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है, पैडी फील्ड और पिग रियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे आता है। ठीक, दूसरा कालाजार है, कालाजार, और इसका वाहक क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा सैंड फ्लाई है, तो इसका वाहक क्या होगा, सैंड फ्लाई होगा। ठीक है, वेक्टर क्या होगा, डेंगू क्या होगा, डेंगू में देखा जाए ये इसका एडीज मॉस्किटो होता है,
यानी कि एडिज मॉस्किटो इसका सेपरेट करता है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है ये इसकी वजह से होता है HPV इन्फेक्शन की वजह से, और HPV आपको वैक्सीनेशन भी हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, इसकी वजह से। तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आपको फिर से याद रखना, जापानी इंसेफ्लाइटिस प्रसार जो होता है धान के खेती और जल भराव और सुअर पालन से जुड़ा होता है। वहीं काला जार जो बेसिलस लेशमनियासिस होगा वो सैंड फ्लाई से रिलेटेड है, वही उसका वेक्टर होता है वाहकों का। डेंगू का वाहक जो होगा वो एडिज मॉस्किटो होता है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV की वजह से ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो ये आप 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 46 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन में भारत में क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस के वितरण और जोखिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब इसमें देखा जाए स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला, इसका जोखिम उन शहरी झुग्गियों अर्बन स्लम और कुपोषित समुदाय में अधिक होता है जहां भीड़ यानी कि ओवर क्राउडिंग, खराब वेंटिलेशन यानी कि पुअर वेंटिलेशन होता है। ये बात सही है, यानी कि TB भारत की प्रमुख एक इन्फेक्शन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह उन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पे जैसे अधिक भीड़ भाड़ होगा, कुपोषण या खराब वेंटिलेशन होगा और गरीबी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अर्बन स्लम जो होता है प्रवासी मजदूर में ज़्यादा जोखिम रहता है, ठीक है। दूसरा, मधुमेह, डायबिटीज और धूम्रपान TB के मुख्य जोखिम को अधिक और बढ़ा देते हैं। ये भी बात सही है। तो देखा जाए जो डायबिटीज और स्मोकिंग व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो जो TB का संक्रमण क्या हो जाता है, इसका रेशो बढ़ जाता है। यहीं पे कुछ डेटा जैसे हम बात करें, जैसे NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का 75% गैर महामारी मौतों में आता है 2021 के डाटा से, ठीक है। और जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा वो धान के खेती और सुअर पालन से रिलेटेड होता है। डेंगू क्या है, एडिज मॉस्किटो फैलाता है। और सर्वाइकल कैंसर HPV इन्फेक्शन की वजह से। TB में ज़्यादातर वो मतलब कि आप खराब वेंटिलेशन, भीड़ भाड़ वाले, कुपोषण, स्मोकिंग और डायबिटीज ये सब इंक्रीज करता है, नियंत्रित करता है। वहीं पे डेंगू ब्रीडिंग क्या होगा, जैसे कूलर, टायर, फ्लोर, ये सब आप देखते हैं शहर में रहते हैं तो आपको पर डे अवेयरनेस फैलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर का भी यहाँ पे डिजीज से रिलेटेड है। भारत में डेंगू और चिकनगुनिया के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है सबसे पहला यहाँ पे देखें, डेंगू और चिकनगुनिया मुख्य रूप से एडिज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। ये बात सही है, ठीक है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। तो एडिज मच्छर साफ और रुके हुए पानी में ही अंडे देते हैं। तो घर में जो साफ पानी कई दिनों से रहता है उसी में ही, फ्रेश वाटर में ही रहता है, ठीक है। वहीं पे उसका लेइंग एग होता। तो आप जैसे कूलर वगैरह में या मतलब नारियल का जो खोल होता है पानी पी के फेंक देते हैं, उस सब में पैदा होने की ज़्यादा संभावना रहता है। जैसे एग्जाम्पल कूलर हो गया, पुराने टायर हो गया, फूलदान हो गया, छतों के जो पानी की टंकी होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, ये सब। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ कि एडिज मच्छर साफ और रुके पानी में क्लीन स्टेगनेंट वाटर में पनपता है। सही है। घरों में रखे कूलर, पुराने टायर, फूलदान, छतों की पानी की टंकियाँ इसके प्रमुख प्रजनन स्थान यानी कि ब्रीडिंग साइट होती है। यह रोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों रूरल तक सीमित है। ये बात तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 48 नंबर का। 48 नंबर के क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। भारत में गैर संचारी रोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं का विस्तार अब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी हो रहा। ये बात बिल्कुल सही है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब तेज़ी से फैल रहा है। ये सब का कारण क्या है, लाइफ स्टाइल है। जो लाइफ स्टाइल या फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण होता है या टोबैको कंजम्पशन के अनहेल्थी डाइट की वजह से ये सब होता है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी बोला जाता है।
तो यहाँ पर देखा जाए रीजन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन, शारीरिक निष्क्रियता यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, तंबाकू सेवन, असंतुलित आहार यानी कि अनहेल्थी डाइट, ये सब है। तो यहाँ पे आपको ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तथा वहाँ की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों, हेल्थ चैलेंज का मिलाप करना है। ठीक है, तो 49 नंबर का क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड एक तरह से है। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, विकसित देश जो डेवलप कंट्रियाँ होते हैं, यूरोप, अमेरिका, ये सब में ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्र में देखा जाए आपको पहला मैच करना है, जैसे अल्जाइमर हो जाता है, कैंसर और वृद्धावस्था रोग, ये सब होता है। तो आपका यहाँ पे बी आंसर मैच हो रहा है। दूसरा देखा उप सहारा जो अफ्रीका है, यानी कि सब सहारन अफ्रीकन में ज़्यादातर देखा जाए HIV, मलेरिया, ये सब बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा यानी कि पहला। नेक्स्ट आते हैं, मध्य पूर्व उत्तरी अमेरिका जो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, उसमें ज़्यादातर रोगी जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा। उसी पर देखा जाए लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका चागास डिजीज़ होता है, चागास डिजीज़ हमने पढ़ाया था, जीका और डेंगू, ये सब बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो चागास डिजीज, जीका वायरस, डेंगू, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के रिस्पेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ए मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखा जाए 50 नंबर का क्वेश्चन है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो AMR होता है वर्तमान में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और एंटीबायोटिक का गलत उपयोग, बिना चिकित्सक की सहायता, स्वयं दवा लेना तथा दवा का पूरा कोर्स पूरा न करना इसका प्रमुख कारण है। ये आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और यहाँ पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में। 51 नंबर का क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य देखभाल जो हेल्थ केयर सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हेल्थ केयर सिस्टम में देखा जाए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से केवल सरकारी, ये तो गलत हो गया, केवल सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट भी बहुत सारे हैं। तो स्वास्थ्य का संबंध भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल कौन होता है, 21 होता है, ये भी ध्यान रखना, राइट टू लाइफ 21 से रिलेटेड। दूसरा देखा जाए देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जो अवेलेबिलिटी और गुणवत्ता क्वालिटी में ग्रामीण शहरी तथा गरीब अमीर असमानताएं भी विद्यमान हैं, ये सही है, यानी कि रूरल अर्बन गैप, रिच पुअर गैप, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही है, तो 2, 3 यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर द्वारा रोगों की रोकथाम हेतु संवेदनशील समूह जो वेनरेबल ग्रुप होता है पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सही बात, दिए गए लेख के अनुसार निम्न में से कौन शामिल है इसमें वेनरेबल में, तो उसे हमें पिक करना। तो सबसे पहला देखा जाए, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, फिर से आ रहा, प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और अर्बन पुअर हैं, ये सही है। ये मतलब वेनरेबल ग्रुप में आते हैं, संवेदनशील समूह में ये गिने जाते हैं। जैसे प्रवासी मजदूर एवं शहरी गरीब होता है, जैसे ओवर क्राउडेड, वहाँ पे स्वच्छता मतलब एकदम खराब रहेगा, सीमित स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगे। दूसरा देखा जाए जनजाति ट्राइबल कम्युनिटी में या डिसेबल पर्सन में, ट्राइबल कम्युनिटी और दिव्यांग में भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत कम ही रहता, अधिक आर्थिक कठिनाइयां भी रहता और सामाजिक बाधाएं भी रहता है कुछ। उसके बाद देखा जाए TB मरीज और HIV पॉजिटिव व्यक्ति के लिए, ठीक है, इसमें संक्रमण का खतरा अधिक तेज़ी से फैलता है, ये सब चैलेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही होंगे। ठीक है, तो एक मिनट, वेनरेबल का दिया ना, हाँ तीनों सही हो जाएंगे, तो टी यहाँ पे डी ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आपका
ये तीनों सही हैं। फिफ्टी 53 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 52 नंबर का हो गया, 53 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब 53 नंबर का क्वेश्चन आयुष्मान भारत यानी कि ABPMJY से रिलेटेड है। वर्ष 2024 में किस आयु एज ग्रुप के सभी नागरिकों को योजना में शामिल किया गया? तो ये एज ग्रुप देखा जाए 70 के अबव होगा, यानी कि 70 वर्ष या उससे अधिक हो तो उसमें शामिल किया गया। जैसे विश्व के सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें मुख्य विशेषता क्या होता है? पात्र परिवार को अस्पताल के भर्ती उपचार यानी कि 5 लाख का क्या होता है? कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इसमें सरकारी योजना जिसमें 70+ और 70 लागू किया गया सभी के लिए, ये कैशलेस होगा 2024 से, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर 54 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केवल प्राइमरी का केवल बीमारी का उपचार करना, रोकथाम नहीं। ये तो गलत हो गया, केवल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जटिल गर्भावस्था, कंप्लीटेड प्रेगनेंसी, गंभीर निमोनिया, सेवियर निमोनिया और फ्रैक्चर हो गया, उपचार सामान्यतः माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर किया जाता है। सही है, ये सब किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, केवल 2 सही होगा। तो देखा जाए जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था, जो आपका सब्जेक्ट में सोशल साइंस वाले में दिया हुआ है, उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम लोग आपको किए। इसी तरह से आपको अगर लेक्चर चाहिए तो ISJN को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।